Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are carrying an extensive program of weekly recapturing the whole week's syllabus, what we have taught you in your classes. तो उसका एक synopsis देते हैं, इसमें आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी मिलती है और जो ज़रूरी एलिमेंट्स में डिस्कस होने हैं हम कोशिश करते हैं कि उसको एक कैप्सूल फॉर्म में आपके सामने पेश करें। तो सबसे पहले ये जो अपकमिंग जो कल टेस्ट आ रहा है उसका सिलेबस जानते हैं। तो इसमें हीरो नंबर 4 होगा लुइस पास्चर। इसमें ईडियम्स है बेटा सेट बी के 41 to 60 यानी टोटल 20 रखे गए हैं इसमें, और ट्रांसलेशन अनसॉल्व पैराग्राफ लर्नर से जो आप कर रहे हैं 26 to 30। और ये जो वेकेशन के बाद हम आएंगे, एक कल टेस्ट हो रहा है, एक नेक्स्ट जो थर्सडे को है उसका सिलेबस आपके सामने पेश करते हैं। इसमें हीरो नंबर 5 है मुस्तफ़ा कमाल। ईडियम्स इसमें 20 ही टोटल रखे गए हैं, लेकिन ये सेट बी और सी से है। चूँकि सेट बी 73 पे जाके ख़त्म हो रहा है तो ये 61 to 73 ये 13 ये हो गए, और सेट सी से पहले 7 लिए गए हैं। ये ज़रा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और इसमें ट्रांसलेशन पैसेजेस अनसॉल्व पैराग्राफ 31 to 35 है। अब जो इस वीक में हमारा जो मेन टेक्सचुअल टॉपिक है वो है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ये हमारा टॉपिक है इसके अंदर, तो मैं इसके सिनॉप्सिस आपके सामने पेश करता हूँ। ही वॉज बॉर्न ऑन 1822, 1822 को वो पैदा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ज्यूरा और डिवीजन डोल एंड कंट्री फ्रांस, यानी ज़िला ज्यूरा में जो कि डिवीज़न डोल में है और कंट्री फ्रांस है। एंड ही वॉज डाइड ऑन 1895 एट द एज ऑफ 73 एंड ही इज़ बरीड इन पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस, जो उनके अपने ही नाम पे बनाया गया है। इसके बारे में राइटर ने रिमार्क दिया है कि रियली the luckiest are those persons who knew in their lifetime that they have become the part of history for good. And among those lucky persons who knew that we were the part of history, Louis Pasteur stands firm. जो ज़िंदगी में अपने ही इदारा आपके नाम पे बना, उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करते हुए, एंड अबव ऑल उसका इनॉग्रेशन भी उसके अपने के हाथों होता है। और ये गवर्नमेंट का एक एट्रीब्यूशन था एक बहुत बड़े पेट्रियोट के साथ। ही वॉज अ सन ऑफ नेपोलियंस कॉन्स्क्रिप्ट, नेपोलियन का एक फौजी का बेटा था। कॉन्स्क्रिप्ट का लफ्ज़ी मतलब तो होता है ऐसे लोग जो जबरी तौर पे फौज में भर्ती किए जाते, लेकिन जबरी से मुराद ये होता है कि वॉर के टाइम पे जो आपकी आर्मी अगर कम पड़ जाए तो सिविल लाइफ में से कुछ फिट किस्म के जो नौजवान इसमें होते उनको ऑफ़र करवाया जाता है कि आप फ़ौज ज्वाइन कर लें, जिसमें उनको प्रॉपर उनका रेम्यूनरेशन मिलता है। तो वो जो लोग सिविल लाइफ से लिए जाते हैं उन्हें कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी ये बाकायदा फ़ौजी नहीं था, लेकिन चूँकि पेट्रियट था, अपने वतन से प्यार करता था, इसलिए विलिंगली ये गया था। एंड ही वन डिस्टिंक्शन इन द बैटल फील्ड। वॉज नॉट एन ऑर्डनरी बाय फोर्स conscript. Actually, he was really a great patriot of France. So, being the son of a patriot army man, तो इसके बारे में ये एक लाइन बड़े गौर से इसको आप लीजिएगा। It will tell the whole story of Louis Pasteur. He was more a patriot. He was more a patriot as well as chauvinist. शॉविनिस्ट कहते हैं, पेट्रियट होता है मुहिब्बे वतन, लेकिन शॉविनिस्ट कहते हैं कि जो जंग जुआना अंदाज में अपने वतन या अपनी कौम से प्यार करता हो उसे शॉविनिस्ट बोला जाता है। तो कहते हैं कि वो कहीं ज़्यादा एक मुहिब्बे वतन और शॉविनिस्ट
जंगजुआना वतन परस्त था देन अ केमिस्ट, एक केमिस्ट होने से, अ ट्रू लवर ऑफ हिज बिलवड कंट्री फ्रांस। तो बाय प्रोफेशन वो एक केमिस्ट था, गॉट मैरिड विद द डॉटर ऑफ द रेक्टर ऑफ स्ट्रासबर्ग अकेडमी, where he was appointed an assistant professor of chemistry। तो यहीं पर जर्मनी में उसकी शादी हुई थी, but he came back to France when there were just such problems with France and Germany and there was war on that। तो अचीवमेंट एज अ chemist उसको एक ग्लास में हम देखते हैं, बाकी डिटेल में आप इसको देख चुके हैं। ये चीज़ें अगर आप इस तरह से अलग से उसके पॉइंट्स निकालते तो आपके लिए उसको इन ऑर्डर याद रखना बहुत आसान हो जाता है। दैन यू डोंट नीड टू क्रैम एनीथिंग। ही वॉज अ डिस्कवरर ऑफ जर्म्स, ही वॉज द फर्स्ट मैन जिसने उस वक्त एक बहुत ही सीरियस इशू था, इन्फ्लेमेशन ऑफ वुंड्स एंड इन्फेक्शन। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये बताया कि ये डिजीज़ कॉज होती है जर्म्स के अंदर की वजह से, जो कि बॉडी के अंदर चले जाते हैं या ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद होते हैं। सेकेंड, ही वॉज द सॉल्वर ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट वेदर स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ ट्रू और नॉट। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बेजान चीज़ से जानदार पैदा हो सकता है। एंड ही सेटल्ड द मैटर once and for all by saying no, by negating this theory of spontaneous generation। then brewing, शराब कशीद करना, ये उस वक्त तक जर्मनी की इसके ऊपर मोनोपोली थी। तो इस मोनोपोलाइज्ड जो इंडस्ट्री थी, जब लुइस पास्चर ने जंप किया इसमें और उसके ऊपर उसने एक बुक लिखी जो टिल टुडे अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कोई अथॉरिटी है तो उसी की स्टिल उसी के फार्मूलाज को ये अथॉरिटी माना जाता है। और इस जो एक उसके स्टेप से ये जो फ्रांस जंग लूज़ कर गया था अगेंस्ट जर्मनी, इन्होंने ना सिर्फ इंडेमनिटी पे की, सिर्फ 5 सालों के अंदर इतना इससे कमाया उन्होंने कि जस्ट एक हिस्सा इंडेमनिटी में गया, 9 हिस्से उनके ख़जाने में गए। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट एट दैट टाइम। फिर वहाँ पे जो उनका सदर्न फ्रांस का जो टोटल प्रोविंसेस थे उनकी डिपेंडेंस थी सिल्क वर्म प्रोड्यूसर्स थे, वो रेशम के कीड़े पालते थे, उनमें बीमारी पैदा हुई तो वो लोग रोड्स पे क्या फाकों पे आने पे आ गए, उसका इलाज नहीं मिल रहा था, ये मामला थोड़ा वर्ल्ड वाइड बनता जा रहा था। तो इसने पहली दफ़ा इसका ट्रीटमेंट ढूंढा और इससे पहले ये सिल्क वर्म इंडस्ट्री पे जो मोनोपोली थी वो चाइना की थी। इस ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने एक तो वो जो अजारादारी थी चाइना की वो अपने नाम की, और सेकेंडली फर्स्ट चूँकि पायनियर थे इसकी वैक्सीनेशन इसके ट्रीटमेंट के, तो उस ट्रीटमेंट से ही फ्रांस को बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज था वो कमाने का मौका मिला। देन अ ग्रेट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, the treatment when he found out the treatment of hydrophobia और rabies, पागल कुत्ते या हल्के कुत्ते का काटा हुआ। अगर आज भी वो एक स्टाइपुलेटेड टाइम होता है कि अगर कुत्ते ने काटा है और आप बड़ा एक आसान सा इलाज है, पहले वो 14 इंजेक्शंस हुआ करते थे, अब शायद 1 या 2 इंजेक्शंस होते हैं जो नेवल में लगाते हैं एंड इट्स क्वाइट सेफ। जैसे सर दर्द हो रहा, पैराडोल खाई ठीक हो गया एंड यू आर आउट ऑफ डेंजर। लेकिन अगर इंसान वो निगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है और वो फंस गया, वो अगर उसके अंदर जर्म्स की अक्रेंस हो गई तो आज भी उसका जो नतीजा है दैट इज़ नॉट ओनली डेथ बट अ वेरी हॉरिबल एंड मिजरेबल डेथ। तो इसलिए हाइड्रोफोबिया का या रेबीज जिसे कहा जाता है इसका इलाज ढूंढा। देन द ट्रीटमेंट ऑफ कैटल डिजीज एंथ्रैक्स एंड बर्ड फ्लू और फाउल कॉलरा, ये परिंदों के अंदर नज़ला और हैज़े की एक बीमारी थी। और एंथ्रैक्स जो है ये भी रनी नोज़ होता है बट इन कैटल। तो इसने यहाँ पर ये जो ट्रीटमेंट के हवाले से
इंसानों के बाद इसने एनिमल्स, इससे पहले भी सिल्क वर्म के ऊपर काम कर चुका है। जब ये सिल्क वर्म डिजीज़ पहली तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने इसे बुलाया, इलाज नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ये मसला उसके सामने रखा कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री तबाह हो रही, यू आर द पर्सन हु कैन सेव इट। उसने कहा कि आई एम जस्ट अ केमिस्ट, हाउ कैन आई डू दैट, आई एम नॉट अ ड्रगिस्ट। बट दे रिपोज देयर कॉन्फिडेंस ऑन हिम by saying, we don't know what you are, what your qualification and what you need to study, but we know you are such a staunch lover of France that you would find the solution. And the confidence they reposed on him, that really forced him not only to accept that challenge, but also to burn the midnight oil to find out the solution of the suffering इंडस्ट्री ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम। एक बात याद रहे कि इसके बारे में ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, बट ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सन। बड़े लोगों की बड़ी बातें कुछ होती है, उसके करैक्टर का एक खासा था कि उसने कभी ये बात क्रेडिट नहीं लेना चाहा कि मैंने कोई सोच के इंसानियत की खिदमत की। उसने इसके बाद कहा कि मुझे कहा जाता है कि मैंने ये जो ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन ढूंढी है मैंने इंसानियत की। आई एम सॉरी टू से मैंने सिर्फ फ्रांस के लिए काम किया था, मुझे मेरे फ्रांस के लिए जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढ रहा था। हाँ, इससे अगर किसी और को फ़ायदा हो रहा है या बाकी जगह पे रहने वाली इंसानियत को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं ये हिपोक्रेसी नहीं करूँगा कि मैंने इंसानियत को ज़हन में रखा था, मैंने सिर्फ अपने फ्रांस को ज़हन में रखा था। Another example of his patriotism and his staunch love and a sheer love for his country, puerperal fever, ज़चगी के दौरान जो procedure while delivery, it's very common, it's still a common one। उससे जो बुखार की एक अलामात जो आती है औरत में, उस वक्त रेशो ये बताई जाती है कि more than 90% जो ख़वातीन थी इस अमल के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते थे, यानी दोनों की ज़िंदगी एट स्टैक होती थी। और इस ट्रीटमेंट के बाद हालात सिंपली दिस ट्रीटमेंट टर्न द टेबल्स, और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कह रही है कि दिस डेंजर इज़ ओनली लेस देन 1%। इट्स अ रिमार्केबल एंड मिरेकलस अप्रोच कि लेस देन 1% जो कभी 90+ हुआ करती थी। एंड अबव ऑल अगर इसको जो फेम मिली है कि इसने जर्म्स ढूंढे, ये बताया कि इससे होता है, लेकिन अगली बात जो है उसकी बाकी अगर सर्विसेज में देखें तो इसकी जो बहुत बड़ी सर्विस है वो वैक्सीनेशन का पायनियर होना है। इसने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन ह्यूमन हिस्ट्री हु नॉट ओनली मेड बट अप्लाइड वैक्सीनेशन, और ये जो इनोकुलेटेड ट्रीटमेंट है इसका पायनियर भी लुइस पास्चर को ही कहा जाता है। सो होपफुली यू हैव गॉन थ्रू ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्कस, बिकॉज इसके लिए अलग से अब नहीं हो सकेगा, बिकॉज शायद हम थर्सडे को वापस आएंगे तो आपने हम जो अपने अपने कंसर्न टीचर्स हैं वो आपको मुकम्मल करवा देंगे सैटरडे तक आपका काम, जो कि आपने आके टेस्ट देना है। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।